नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सांकेतिक भाषा के एंकर शरद मुदगल। सबसे पहले हेडलाइंस पे डालते हैं नजर। कोविड को लेकर अलर्ट सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड की स्थिति और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई बैठक। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन को भी केंद्र सरकार की मंजूरी। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त। तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए दोनों सदन। 97% रही चालू सत्र की कार्य उत्पादकता। सिक्किम के जेमा इलाके में खाई में गिरी सेना का ट्रक। 3 जेसीओ और 13 सैनिकों सहित 16 जवानों की मौत। घायल 4 जवानों का रेस्क्यू। रक्षा मंत्री ने हादसे पर जताया दुख। काठमांडू की सेंट्रल जेल में बंद 19 साल से कैद चार्ल्स शोभराज रिहा। 1975 में अमेरिकी महिला की हत्या के जुर्म में मिली थी उम्र कैद की सजा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम करन। पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड 18.5 करोड़ रुपए में बोली लगाकर खरीदा। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम खेलेगी पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप। अमित रोहिदास होंगे उप कप्तान। 13 जनवरी से ओडिशा में शुरू होगा टूर्नामेंट। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की और इस पर को ताज़ा हालात पर संसद के दोनों सदनों में इससे पहले बयान भी दिया था। मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में पीएम ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया था। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों तरह के लोग लगा सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन को बूस्टर की तरह भी लगाया जा सकता है। फिलहाल ये निजी अस्पतालों में नेजल वैक्सीन मिलेगी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल का दौरा करेंगे और राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा जाएगा। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील और उसके बाद दक्षिण एशिया में आता है। उसके बाद कोरोना 20 से 35 दिन में भारत में आ जाता है। इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए शनिवार से सभी एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से ये काम शुरू हो चुका है। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका खर्च खुद उठाएगा। एयरलाइन रैंडम ढंग से 2% यात्रियों की पहचान करेगी। आईडीएसपी नेटवर्क उनकी निगरानी करेगा। इसके अलावा सरकार प्रिकॉशन डोज लेने के लिए लोगों को सलाह दे रही है।
भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए केस मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। नए साल के मौके पर वृंदावन मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के लिए नई कोविड एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए लागू रहेगी। नववर्ष और 25 दिसंबर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिर पर पहले से तैनात 2 टीम के अतिरिक्त 3 टीम और लगाई गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस व्यवस्था में भी इजाफा किया गया है। कोविड कंट्रोल प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि यदि भीड़ में कोई संक्रमित श्रद्धालु मिलता है तो उसकी रैंडम चेकिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही किसी तरह का बीमार व्यक्ति या जिनको खांसी होगी उसको आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाएगी। सिक्किम के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिससे 16 जवानों की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि घटना उत्तरी सिक्किम के झेमा में हुई। दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी। काफिला चैटेन से थांगू की ओर जा रहा था और झेमा के पास एक मोड़ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। घटनास्थल पर बचाव दल को भेजा गया है। 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां से निकाला गया। सेना ने कहा कि इस दुर्घटना में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 13 जवानों की मृत्यु हुई है। हादसे पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि वे सड़क दुर्घटना में वीर जवानों की शहादत से आहत हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने शोकाकुल परिजनों के लिए संवेदना प्रकट की है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। तय वक्त से हफ्ताभर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। सदन की कार्रवाई को 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% काम हुआ। सदन की कुल 62 घंटे 42 मिनट की 13 बैठकें हुई। सत्र के दौरान दोनों सदनों में 9 विधेयक पारित किए गए, जिनमें ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, समुद्री दस्युता रोधी विधेयक और वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल है। वहीं उच्च सदन में शीतकालीन सत्र में हुए काम के विषय में जानकारी देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, राज्यसभा में कुल 13 बैठकें हुई, जिनमें 64 घंटे 50 मिनट कामकाज हुआ और कुल उत्पादकता 102% रही। राज्यसभा ने 9 बिल पास किए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भारत चीन सीमा मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब यूपीए गठबंधन सत्ता में था तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने चीनी हमलों का मुद्दा उठाया था और सदन में चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ये कहकर चर्चा से इनकार कर दिया था कि एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे चीन के साथ वार्ता और संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
भारत और बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर जल्द से जल्द अमल करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी के बीच बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की संभावना पर सहमति के बाद कराए गए अध्ययन से पुष्टि हुई है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों देशों के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक साझेदारी को काफी हद तक आगे बढ़ा सकता है। दोनों पक्षों ने माना कि इस समझौते से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा भारत और बांग्लादेश के सामाजिक आर्थिक विकास के अवसर पैदा होंगे। दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें सीमा शुल्क से अलग अन्य बाधाओं और बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाने, भारतीय रुपए में व्यापार, कनेक्टिविटी और व्यापार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रही है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा मुहैया कराया है और अब तक 21.24 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच रही है वन नेशन वन हेल्थ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में फिलहाल 4 कोविड टीकों का उत्पादन हो रहा है। सिंधिया ने कहा बीते सोमवार तक देश में 220 करोड़ कोविड खुराक देने का इतिहास रचा गया है। सिंधिया ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में खून, वैक्सीन और दवा की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। केरल सरकार ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने में विफल रहने पर केरल उच्च न्यायालय से आज बिना शर्त माफी मांगी। पिछले 23 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हड़ताल के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद उच्च न्यायालय ने फ्रंट नेताओं और कार्यकर्ताओं की 5 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। सरकार ने यह कहते हुए देरी जानबूझकर नहीं की गई है, न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए कुछ और समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जांच में जुटी हुई है। इस बीच जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के इलाकों में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक NIA ने जम्मू कश्मीर में 16 से 17 जगहों पर रेड की है। जम्मू में एक जगह और बाकी रेड श्रीनगर में की जा रही है। भारत के खिलाफ अलग अलग हथकंडे अपनाकर यहां खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, NIA की टीम उन्हीं लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इससे पहले अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, बड़गांव, शोपिया समेत कई ठिकानों की तलाशी ली है। जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों को लेकर ये कार्रवाई हुई है। NIA के अधिकारियों ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों के घरों की तलाशी ली थी।
पंजाब में बीएसएफ को आज फिर एक कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर के बीओपी पुल मोरन में एक पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ का पता लगाकर उसे मार गिराया। जवानों ने यह ड्रोन बरामद कर लिया है। बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर भी मौजूद रही। संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने पुस्तक मेले में किशोर.com और साहित्य के नामवर 2 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रकाशक विभाग के स्टॉल पर बच्चों के साहित्य से लेकर आज़ादी के 75 वर्षों की कहानी, गांधी साहित्य और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी अनेक पुस्तकें विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज को 19 साल तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज नेपाल की एक जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के संबंध में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे आव्रजन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। बुधवार को अदालत ने 78 साल के शोभराज की जेल से रिहाई का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि शोभराज को उस देश में 15 दिन के अंदर प्रत्यर्पित किया जाए जिसने उसे पासपोर्ट जारी किया था, बशर्ते कि वह कुछ अन्य मामलों में वांछित नहीं हो। शोभराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कॉनी जो ब्रोन्जिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू के जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार को भारत की अध्यक्षता समाप्त हो गई। हालांकि यूएनएससी में भारत की गैर स्थायी सदस्यता 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद आगामी 31 दिसंबर को समाप्त होगी। अध्यक्षता के आखिरी दिन भारत ने आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। यूएनएससी में अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम आतंकवाद जैसे मानवता के दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। कंबोज ने आगे कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान हमने शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बात की है। यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि सुरक्षा परिषद में सुधार समय की आवश्यकता है। यह विश्वास हमारे कार्यकाल के बाद ही मजबूत हुआ है। रूस ने कहा है कि अमेरिका के यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने से रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त नहीं होगा और रूस अपने लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम का इच्छुक है और राजनयिक समाधान से ही संभव होगा। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हाल की यात्रा के दौरान यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल प्रणाली देने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग (पीवीसी) का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का ये कार्यकाल
1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे नेपाल को विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में मान्यता मिलेगी। नेपाल के साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेपाल वर्ष 1958 से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की गतिविधियों में भाग लेता रहा है। पीवीसी 31 सदस्यीय संस्था है जो 2005 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य संघर्षरत देशों में शांति प्रयासों को समर्थन देना है। यह संस्था शांति और स्थिरता बनाए रखने के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाहकार सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज खेलो इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड पर खेलो इंडिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खेलों में और अधिक पारदर्शिता लाएगा। इस मौके पर खेल मंत्री ने खेलो इंडिया की सफलता की बात करते हुए कहा कि अब किसी भी खिलाड़ी को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। खेलो इंडिया वहीं हॉकी इंडिया ने आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान ड्रैक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे। वहीं अमित रोहिदास टीम के उप कप्तान होंगे। कृष्णवी पाठक और पीआर श्रीजेश टीम के गोलकीपर होंगे। पीआर श्रीजेश अपना चौथा विश्व कप खेलेंगे। वहीं भारत में यह उनका तीसरा विश्व कप होगा। डिफेंस की बागडोर कप्तान हरमनप्रीत सिंह, उप कप्तान अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, जर्मनप्रीत सिंह और नीलम संजीव के हाथों में रहेगी। मिडफील्ड के युवा विवेक सागर प्रसाद की वापसी होगी, जिन्होंने हाल ही में टखने की चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हिस्सा नहीं लिया था। उनके साथ मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंह और अनुभवी आकाशदीप सिंह रहेंगे। फॉरवर्ड लाइन में मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और युवा अभिषेक और सुखजीत सिंह रहेंगे। राजकुमार पाल और जुगराज सिंह को विकल्प के तौर पर रखा गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप जनवरी में भुवनेश्वर राउरकेला में खेला जाएगा। भारतीय टीम पूल डी में है। पूल डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ राउरकेला में करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के आगामी सीजन के लिए आज कोच्चि में खिलाड़ियों की नीलामी की गई। सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स 11 ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक के लिए जमकर बोली लगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रुक को 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पंजाब किंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा। ओडियन स्मिथ को गुजरात टाइटंस ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा है। कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में अपने नाम किया है। जेसन होल्डर को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वहीं मयंक अग्रवाल को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 314 रन बनाए। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 87 रन की बढ़त मिली है। भारत ने आज पहले दिन के स्कोर बिना किसी नुकसान के
19 रन के आगे खेलना शुरू किया। हालांकि टीम को जल्द ही 2 बड़े झटके लगे। कप्तान केएल राहुल 10 और शुभमन गिल 20 रन बनाकर आउट हो गए। संभल कर खेल रहे पुजारा भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 24 रन बनाकर तैजुल इस्लाम का तीसरा शिकार बने। विराट कोहली 24 रन बनाकर तकसीन अहमद की गेंद पर आउट हुए। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने 5वें विकेट के लिए 159 रन जोड़े। ऋषभ पंत 93 रन बनाकर आउट हुए और सिर्फ 7 रन से शतक लगाने से चूक गए। वहीं श्रेयस अय्यर 87 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 227 रन बनाए थे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।